प्यारे बच्चों, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था पिछली क्लास में कि निबंध कैसे लिखा जाता है और परीक्षा में कौन कौन से निबंध आ सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि बोर्ड परीक्षा में, विशेषकर कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा में निबंध कई रूपों में पूछा जा सकता है, कई विषयों पर आधारित। जैसे कि यहाँ पर कुछ विषय आपको दिए गए हैं और इनमें से मैंने आपको साहित्यिक निबंध के बारे में पिछले वीडियो में बताया था। साहित्यिक निबंध हम लिख चुके थे। परिचयात्मक निबंध, राष्ट्रीय भावना परक निबंध होता है, शैक्षिक निबंध, सामाजिक व सांस्कृतिक निबंध, समस्या परक निबंध, विज्ञान संबंधी निबंध, राजनीति संबंधी निबंध, स्वास्थ्य परक निबंध, उपयोगिता परक निबंध, सूक्ति परक निबंध, कृषि संबंधी व वाणिज्य संबंधी निबंध। तो आज हम यहाँ पर समस्या परक निबंध की बात करेंगे। समस्या परक निबंध कौन कौन से आ सकते हैं और कैसे लिखना है हमें समस्या परक निबंध। समस्या परक निबंधों में प्रमुख हो सकते हैं कश्मीर की समस्या, क्योंकि जो तत्कालीन समस्याएं होती हैं उन्हें विशेषकर रखा जाता है, देखा जाता है। कश्मीर की समस्या, भाषा की समस्या, जातिवाद व सांप्रदायिक समस्या, क्षेत्रीयता व प्रांतीयता की समस्या, अस्पृश्यता की समस्या। अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत के आधार पर भेदभाव करना। जनसंख्या व बेकारी की समस्या, स्त्री शिक्षा की समस्या, बाल विवाह दहेज प्रथा की समस्या, मूल्य वृद्धि एवं भ्रष्टाचार की समस्या। तो इसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं, जैसे कि प्रदूषण की समस्या, जल संरक्षण की समस्या, या फिर कह सकते हैं कि बाढ़ की समस्या, सूखे की समस्या। इस प्रकार से अन्य समस्याएं हो सकती हैं। तो आज हम स्त्री शिक्षा की जो समस्या है इससे संबंधित एक विषय पर बात करेंगे। और ये निबंध जो मैं बताने जा रही हूँ अति महत्वपूर्ण कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये तत्कालीन जो हमारे देश में तत्कालीन समस्याएं हैं, जितनी भी इस समय वर्तमान समस्याएं हैं उनमें से एक है। और भारत सरकार की योजना है, ये एक योजना के अंतर्गत है, ये नारा दिया जा रहा है और इस नारे को आधार बनाकर निबंध आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। शीर्षक है बढ़े बेटियां पढ़ें बेटियां। इसी से संबंध दूसरा शीर्षक आ सकता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दोनों शीर्षक में से कोई भी पूछा जाए आपका निबंध यही होगा। सबसे अच्छा निबंध, जो प्रभावशाली निबंध है, उसमें आप जितना अधिक अपनी विचारधारा को अपने शब्दों में आप लिखेंगे उतना अच्छा होगा। अब आपकी रचनाशीलता उस निबंध में दिखाई देनी चाहिए, आपकी क्रियात्मकता दिखाई देनी चाहिए। और जो कोटेशन जिसे आप कहते हैं, जो सूक्तियाँ दी जाती हैं, वो आप किसी भी भाषा से, हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी में से ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे प्रदेश में अन्य भाषाएं प्रचलित नहीं हैं और ना के बराबर लोगों को आती हैं। तो हम हिंदी, संस्कृत या अंग्रेजी, इन 3 भाषाओं के सूक्तियों को, कोटेशंस का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ गोल्ड स्मिथ का एक कथन दिया गया है, स्त्रियों की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति या अवनति निर्भर करती है। स्त्री कांटेदार झाड़ी को फल बनाती है, दरिद्र से दरिद्र मनुष्य के घर को भी सुशील स्त्री स्वर्ग बना देती है। तो ये कहा गया है, स्त्रियों की एक यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि किस प्रकार एक स्त्री घर को स्वर्ग बनाती है। आगे प्रमुख विचार बिंदु, जिसे हम प्रस्तावना भी कहते हैं। तो सबसे पहले जिसे हम रूपरेखा, इसे हम रूपरेखा भी कहते हैं, रूपरेखा कहिए या प्रमुख विचार बिंदु कहिए। तो इसका पहला मुख्यांश, पहली हेडिंग है प्रस्तावना, फिर है योजना के उद्देश्य, फिर बढ़े बेटियां क्या है, इससे आशय बताना है, फिर जो बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार उपाय कर रही है उसके अंतर्गत क्या क्या है, पढ़ें बेटियां, सामाजिक सुरक्षा उन्हें मिले और रोजगार के समान अवसरों की उपलब्धता हो, फिर उपसंहार। इन बिंदुओं पर बात करेंगे हम इसमें। सबसे पहले प्रस्तावना। कहते हैं कि सुघड़, सुशील और सुशिक्षित स्त्री 2 कुलों का उद्धार करती है।
लड़कियों को इसलिए कहा जा रहा है बालिकाओं को, स्त्रियों को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि वो एक नहीं, उनसे 2 कुलों का उद्धार होता है, 2 कुल आगे बढ़ते हैं, एक तो उसके पिता का और दूसरा उसके पति का। विवाह पर्यंत वह अपने मातृकुल को, विवाह पर्यंत मतलब विवाह होने तक अपने मातृकुल को यानी अपने माता के कुल को, पिता के कुल को सुधारती है और विवाह के बाद अपने पति के कुल को। उनके इस महत्व को प्रत्येक देश काल में स्वीकार किया जाता रहा है, किंतु विडंबना ये है, देखिए हर समय उसे उसके अस्तित्व को नकारा नहीं गया। प्राचीन काल में भी कहा गया था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। परंतु उसी के अस्तित्व और शिक्षा पर सदैव से संकट रहा है, सारे बंधन हमेशा उसी पर लगाए जाते रहे हैं। विगत कुछ दशकों में ये संकट और अधिक गहरा हुआ है, जिसका परिणाम ये हुआ है कि देश में बालक बालिका लिंगानुपात मतलब बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या कम होती गई। 71 में 930 थी 1000 बालकों पर और 91 में घटकर 927, फिर थोड़ा सुधार हुआ तो 2011 में घटकर 943 हो गई। 21 की जनगणना होना अभी बाकी है, जनसंख्या की जनगणना होना बाकी है। जब तक यहाँ कहा जा रहा है कि जब तक ये बराबर नहीं हो जाती संख्या, तब तक हम ये नहीं कह सकते कि प्रगतिशील हैं, हम विकसित हैं। क्यों? क्योंकि सोच वही बनी हुई है कि बेटा कुल को आगे बढ़ाता है, तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके घर में बेटा हो, किंतु सभी बेटा अगर चाहते रहेंगे तो फिर बेटियां कहाँ से आएंगी। महिला सशक्तिकरण की बात करना भी तब तक बेमानी ही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस तथ्य के मर्म को जाना, समझा और सरकारी स्तर पर उसे एक योजना चलाने की रूपरेखा उन्होंने एक तैयार की। इसके लिए उन्होंने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा राज्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना की शुरुआत की। अब इस योजना के क्या क्या उद्देश्य हैं? योजना के महत्व और महान उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत भारत सरकार के, देखिए कौन कौन से विभागों के द्वारा, पूरी जानकारी आपको देनी है। जो भी आप जिस विषय पर लिखने जा रहे हैं उस विषय की पूरी जानकारी देनी है। बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल से की गई। इन सब ने मिलकर इस योजना के दोहरे लक्ष्य के अंतर्गत न केवल, दोहरा लक्ष्य क्या था? एक तो ना केवल लिंगानुपात की असमानता की दर में संतुलन लाना, मतलब जो बालक बालिका जो संख्या दर है वो बराबर नहीं है, उसे बराबर करना, और दूसरा शिक्षा में सुधार लाना, बालिकाओं की शिक्षा में सुधार लाना, कन्याओं को शिक्षा दिलाकर देश के विकास में उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करना है। आज देखिए बालिकाएं, चाहे वो ऑटो रिक्शा चलाना हो, कोई शर्म की बात नहीं रह गई, और चाहे वो ट्रेन चलाना हो या फिर लड़ाकू विमान, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। शुरुआती 100 करोड़ रुपयों की शुरुआती राशि के साथ इस योजना के माध्यम से महिलाओं के लिए कल्याणकारी सेवाओं के प्रति जागरूकता फैलाने का कार्य किया जा रहा है। सरकार द्वारा लिंग समानता के कार्य को मुख्य धारा से जोड़ने के अतिरिक्त स्कूली पाठ्यक्रमों में भी लिंग समानता से जुड़ा एक अध्याय रखा जाएगा। इसके आधार पर विद्यार्थी, अध्यापक और समुदाय कन्या, शिशु और महिलाओं की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनेंगे। समाज का सौहार्दपूर्ण विकास होगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जिन महत्वपूर्ण गतिविधियों पर कार्य किया जा रहा है वे इस प्रकार हैं। स्कूल मैनेजमेंट कमेटियों को सक्रिय करना, जिससे लड़कियों की स्कूलों में भर्तियां हो सकें। ये कार्य इस योजना के अंतर्गत रखे गए हैं। ये स्कूलों में बालिका मंच की शुरुआत, कन्याओं के लिए शौचालय का निर्माण, बंद पड़े शौचालयों को फिर से शुरू करना, कस्तूरबा गांधी बाल विद्यालयों को पूरा करना, पढ़ाई छोड़ चुकी लड़कियों को माध्यमिक स्कूलों में भर्ती करने के लिए व्यापक अभियान चलाना, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक क्लास 10 तक का और उच्चतर माध्यमिक जो है क्लास 12, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में लड़कियों के लिए छात्रावास शुरू करना। बढ़े बेटियां से आशय क्या है? अब हमें ये बताना है। बेटी बचाओ योजना के रूप में इसका सबसे बड़ा उद्देश्य बालिकाओं के लिंगानुपात को बालकों के बराबर, मगर प्रश्न यहाँ ये खड़ा होता है कि हम बेटियों के लिंगानुपात को बराबर करके उनकी दशा और दिशा, मतलब जो उनकी सिचुएशन, उनकी कंडीशन है और दिशा में परिवर्तन लाकर उन्हें देश दुनिया के विकास की मुख्य धारा में सम्मिलित कर पाएंगे। यदि लिंगानुपात स्त्रियों के देश और समाज के विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का मानक होता तो देश की संसद में स्त्रियों के 33% आरक्षण का मुद्दा न होता, मगर पुरुषों के बराबर
लगभग बराबर जनसंख्या होने के बाद भी हमारी वर्तमान 543 सदस्यीय लोकसभा में महिलाओं की संख्या मात्र 62 है, जबकि लिंगानुपात के अनुसार यह स्वाभाविक रूप में पुरुषों की संख्या के लगभग आधी होनी चाहिए। इसलिए बेटियों को बचाकर उनकी संख्या में वृद्धि करने के साथ ही साथ ये आवश्यक है कि वे निरंतर आगे बढ़ें, उनकी प्रगति के मार्ग की प्रत्येक बाधा को दूर करके उन्हें उन्नति के उत्तम शिखर तक पहुंचाने का प्रयास करें, प्रशस्त करें उनका मार्ग। बढ़े बेटियां नारे का उद्देश्य और आशय भी यही है कि वो आगे बढ़ें और बढ़कर समाज का हिस्सा नहीं बल्कि बराबरी की हकदार बने। बेटियों को बढ़ाने के उपाय। हमारी बेटियां आगे बढ़ें और देश के विकास में अपना योगदान करें, इसके लिए अनेक उपाय किए जा सकते हैं, जिनमें से कुछ उपाय इस प्रकार हैं। यहाँ पर उपाय बताने हैं कि किन किन उपायों के द्वारा बेटियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। देश जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने योजना बताई है उसका क्या प्रारूप है। बढ़े बेटियाँ, बेटियों को पढ़ें बेटियाँ, सबसे पहले बढ़ाने के लिए पढ़ना ज़रूरी है। तो प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा है कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य उपाय यही है कि हमारी बेटियां बिना किसी बाधा और सामाजिक बंधनों के उच्च शिक्षा प्राप्त करें। जो सामाजिक रूढ़ियां, सामाजिक बंधन जो हैं उनको हटा दिया जाए, उनको ना माना जाए। तथा स्वयं अपने भविष्य का निर्माण करने में सक्षम हो। अभी तक बालिकाओं की शिक्षा की स्थिति संतोषजनक नहीं रहा है। शहरी क्षेत्रों में तो बालिकाओं की स्थिति कुछ ठीक भी है, किंतु ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति बड़ी दयनीय है। बालिकाओं की अशिक्षा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा ये है कि लोग उन्हें पराया धन मानते हैं। अभी तक हमारे समाज में ये माना जाता है कि लड़कियां पराया धन है, इन्हें पढ़ाने से क्या लाभ, क्योंकि ये विवाहोपरांत विवाह के बाद दूसरे घर चली जाएंगी और घर गृहस्थी का कार्य ही संभालना है। उसके लिए ना भी पढ़ें तो भी कोई ज़रूरी नहीं। इसके लिए पढ़ने लिखने के स्थान पर घरेलू कार्यों में निपुण होना अनिवार्य है। ये सबसे बड़ी विडंबना है। उनकी यही सोच बेटियों के स्कूल जाने के मार्ग बंद करके उन्हें घर की चारदीवारी में कैद कर देती हैं। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले समाज की इसी नीच सोच को परिवर्तित करना होगा। सबसे पहले ये सोच बदलनी होगी कि केवल घरेलू काम करना है, उसके लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं। विदेशों में इसी बात के लिए कहा है, वहाँ तक अगर एक किसान भी है तो वो भी उच्च शिक्षा लेता है। क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह से खेती कर सके। फिर बेटियों पर तो 2 परिवारों की जिम्मेदारी होती है, इसलिए उन्हें पढ़ना अति आवश्यक है। पढ़ेंगी तब वो समझ पाएंगी कि कैसे उन्हें भले घर संभालना हो, भले नौकरी ना करनी हो, फिर भी अगर वो पढ़ी लिखी होंगी तो अपने बच्चों को पढ़ा सकती हैं। अगला है सामाजिक सुरक्षा। पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बने, देश के विकास में अपना योगदान दें। इसके लिए सबसे आवश्यक ये है कि हम ऐसे वातावरण का निर्माण करें समाज में कि जिससे घर के बाहर निकलने वाली प्रत्येक बेटी और उसके माता पिता का मन सुरक्षा को लेकर सशंकित ना हो, जैसा कि आज हो रहा है। आज बेटियां घर से बाहर सुरक्षित रहें, शाम को बिना किसी भय तनाव के वापस लौटें। सबसे बड़ी यही आवश्यकता है। आज घर से बाहर बेटियां असुरक्षा अनुभव करती हैं। वे जब तक शाम को सही सलामत घर वापस नहीं आ जाती, उनके माता पिता की सांसें गले में अटकी रहती हैं। उनकी यही चिंता बेटी को घर के भीतर कैद रखने की अवधारणा को बल प्रदान करती है। सबसे बड़ी समस्या ये है वर्तमान समय में। जो माता पिता किसी प्रकार अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना भी देते हैं, वो उन्हें रोजगार के लिए इसलिए घर से दूर नहीं भेजते कि ज़माना ठीक नहीं है। अतः बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए इस ज़माने को ठीक करना आवश्यक है। तो हम बेटियों को रोकने के बजाय ज़माने को ठीक करें, समाज को सुधारें। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए ज़माने को ठीक करना अति आवश्यक है। तो हमें बेटियों को जब तक सामाजिक सुरक्षा की गारंटी हम नहीं देते हैं, तब तक ना तो माता पिता निडर होकर उन्हें बाहर भेज पाते हैं और ना ही वो जा पाती हैं। इसके बाद फिर एक समस्या आती है, मान लीजिए किसी तरह हिम्मत करके माता पिता ने पढ़ा दिया, तो फिर है कि लड़कों को अधिक, कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पर आज भी माना जाता है कि बालिकाओं का उसमें भागीदारी करना सही नहीं है। बहुत से सरकारी गैर सरकारी क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ जिन्हें महिलाओं के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। सैन्य सेवा एक ऐसा ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है
जिसमें महिलाओं को पुरुषों के समान रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हैं। यांत्रिक अर्थात टेक्निकल क्षेत्र, विशेषकर फील्ड वर्क को महिलाओं की सेवा के योग्य नहीं माना जाता। इसलिए इन क्षेत्रों में सेवा के लिए पुरुषों को वरीयता दी जाती है। यदि हमें बेटियों को बढ़ाना है तो उन्हें रोजगार के समान अवसर देने होंगे, वहाँ पर ये भेदभाव खत्म करना होगा। संतोष का विषय ये है कि अब सैन्य और यांत्रिक सभी क्षेत्रों में आज बॉर्डर पर जाकर महिलाएं भी बराबर पुरुषों की भांति सीमा पर लड़ती हैं। महिलाएं रोजगार के लिए आगे आ रही हैं, उन्हें सेवा का अवसर भी प्रदान कर आगे आने के लिए प्रोत्साहन भी किया जा रहा है। उपसंहार: बेटियां पढ़ें और आगे बढ़ें, इसका दायित्व केवल सरकार पर नहीं है। अब सरकार ने योजना चला दी तो मतलब ये नहीं कि सरकार ही उसका पालन करे। सरकार ने अपना सुझाव दिया, अपनी सहमति दी और प्रोत्साहन दे रही है। तो ये समाज के व्यक्ति का, प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वो अपने स्तर पर हर संभव प्रयास करे जिससे बेटियों को पढ़ने और आगे बढ़ने को प्रोत्साहन मिले। हम ये सुनिश्चित करें। अब सरकार समाज को कैसे सुधार सकती है? सरकार केवल एक तरह से कानून बना सकती है, उस कानून का पालन करना या फिर समस्याएं आए ही ना, इसके लिए समाज को तत्पर होना होगा। जब हम घर से बाहर निकलें तो किसी भी बेटी की सुरक्षा पर हमारे रहते कोई आँच नहीं आनी चाहिए। यदि उसके मान सम्मान को कोई ठेस पहुंचाने की चेष्टा भी करे तो आगे बढ़कर सुरक्षा प्रदान करनी होगी। उसके मान सम्मान से खिलवाड़ करने वालों को विधि सम्मत दंड दिलाकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना होगा, जिससे हमारी बेटियां उन्मुक्त गगन में पंख पसारे नित नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकें। तो ये निबंध आप अति महत्वपूर्ण है, इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, बार बार सुनिए वीडियो को ताकि आपको ये याद हो सके। धन्यवाद।